हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडीज टू द पॉइंट। आज हमारी इकोनॉमिक्स की 12वीं क्लास और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लाई के बारे में। उसके लॉस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है और इलास्टिसिटी क्या है। तो चलो बिना समय गवाए सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। देखो, सप्लाई उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। सप्लाई क्या है? जब कोई उत्पादक यानी प्रोड्यूसर किसी वस्तु या सेवा को विभिन्न कीमतों पर बेचने की इच्छा यानी कि विलिंगनेस टू सेल और क्षमता यानी कि एबिलिटी टू सेल रखता है तो उसे आपूर्ति कहा जाता है। ठीक है ना। जिस तरह से मांग में हमने क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु को विभिन्न कीमतों पर कोई व्यक्ति जब उसको खरीदने की इच्छा रखता है और क्षमता भी रखता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग डिमांड कहते हैं। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है आपूर्ति। जब कोई उत्पादक यानी प्रोड्यूसर किसी वस्तु या सेवा को विभिन्न कीमतों पर बेचने की इच्छा यानी कि विलिंगनेस टू सेल और क्षमता यानी कि एबिलिटी टू सेल रखता है तो इसे आपूर्ति कहा जाता है। अब है मुख्य विशेषताएं इसकी सप्लाई की। देखो, पहला क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू सेल, बेचने की इच्छा होनी चाहिए। उत्पादक जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो बाजार में वस्तु बेचने को तैयार होना चाहिए। दूसरा, एबिलिटी टू सेल यानी कि बेचने की क्षमता भी हो। उत्पादन, स्टॉक और संसाधन उपलब्ध हों। एट अ गिवन प्राइस, एक निर्धारित मूल्य पर होता है। कीमत किसी भी सप्लाई फैसले का मुख्य आधार है। ठीक है। फिर एट अ गिवन टाइम पीरियड यानी कि निर्धारित समय में होता है। सप्लाई हमेशा एक निश्चित समय में ही मापी जाती है। ठीक। तो यह है सप्लाई के चार नियम। ये चार चीजें रहेंगी तो सप्लाई जो है वो करेगा कोई प्रोड्यूसर। तो हमने देखा भी सप्लाई की डेफिनेशन और उसकी मुख्य विशेषताएं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे है इसका उदाहरण। देखो, गेहूं की कीमत बढ़े तो किसान ज्यादा गेहूं बेचने में रुचि दिखाता है। यह क्या है? यही सप्लाई है। ठीक है ना। कीमत ज्यादा बढ़ गई तो क्या करेगा? किसान गेहूं बेचना शुरू करेगा तो रुचि दिखाएगा, यानी कि क्या हुआ? ये कीमत पर निर्भर किया। फिर यदि किसी उत्पाद का स्टॉक खत्म हो रहा है, यानी कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसका स्टॉक करके रखा हुआ है, जमा करके रखा हुआ है, वो खत्म हो गया है, तो चाहे कीमत चाहे जितनी बढ़ जाए, सप्लाई क्या होगा? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्टॉक उसका खत्म हो चुका है। फिर क्षमता ना होने के कारण सप्लाई भी क्या होगी? नहीं होगी। ठीक। तो ये जो है इसके उदाहरण हमने देख लिए। अब आगे आते हैं, अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, आपूर्ति का नियम। देखो, कीमत बढ़ने पर वस्तु की आपूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर आपूर्ति क्या होती है? घटती है। सिंपल नियम है। कीमत बढ़ जाएगी तो वस्तु की आपूर्ति लोग बढ़ा देंगे, प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए। कीमत घटेगी तो क्या करेगी? आपूर्ति को रोक देगा ताकि ज्यादा सामान और ना पहुंच जाए, जिससे कीमत और ज्यादा घट जाएगी। तो इसलिए क्या है? इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई है ना। तो प्राइस यानी कि पी इसको मानो, इसको मानो सप्लाई। प्राइस जैसा बढ़ेगा सप्लाई भी वैसा बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है ना। पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन बोल सकते हैं हम लोग। फिर क्यों? देखो, क्योंकि ऊंची कीमत पर लाभ जो है, प्रॉफिट अधिक मिलता है, सीधी सी बात है। उत्पादक जो है उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करता है ऐसे सिचुएशन में, अगर कीमत बढ़ जाए तो। सिंपल सी बात है। फिर इसका उदाहरण एक देखो कि यदि टमाटर की कीमत 20 रुपये प्रति किलो से बढ़ के जो है 60 रुपये प्रति किलो हो जाए तो किसान क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर बेचने का प्रयास करेगा। मोबाइल की कीमत बढ़े तो कंपनियां उसका उत्पादन और सप्लाई क्या करती हैं? और बढ़ा देती हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये हमने देखा लॉ ऑफ सप्लाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति के निर्धारक। ठीक है। देखो, आपूर्ति किन किन वजहों से बढ़ती है? आपूर्ति बढ़ती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत में कुछ हेर फेर होने से। देखो, कीमत बढ़ने पर क्या होती है? सप्लाई बढ़ा देते हैं प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। और कीमत घटने पर क्या होती है? सप्लाई जो है वो घटा देते हैं। तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ठीक है ना, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सप्लाई कर्व लगा दिया है। तो सप्लाई कर्व में क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक। फिर उदाहरण के लिए स्टील महंगा हो जाए तो कंपनियां क्या करेंगी? स्टील का उत्पादन बढ़ा देती हैं। ठीक। ये आपको ग्राफ ध्यान में रखना है यहाँ पर जो मैंने लगाया हुआ है। तो हमने देखा भी आपूर्ति के निर्धारक, इसके और विकारक पढ़ने वाले हम लोग। दूसरा है प्राइस ऑफ इनपुट्स यानी कि उत्पादन लागत या इनपुट की कीमतें। देखो, इनपुट महंगे होने पर लागत क्या होती है? बढ़ती है। और सप्लाई क्या होती है? घटती है। इनपुट सस्ते होने पर लागत क्या होती है? घटती है और सप्लाई जो है बढ़ती है। इनपुट यहाँ पर हो गया कि जो एक मान लो प्रोडक्ट बनाना है हमको, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट लगेंगे। अगर इन सब इनपुट्स की जो है लागत बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? सप्लाई सप्लाई जो है घटेगी, क्योंकि इस इनकी लागत बढ़ने से जो इसकी लागत है, इसकी जो प्राइस है इस वस्तु की, इसकी भी बढ़ जाएगी। और ये अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? सप्लाई जो घटा देंगे लोग। ठीक है।
फिर इनपुट सस्ते होने पर सप्लाई घटती है, सीधी सी बात है, एकदम सिंपल है। अभी देखो उदाहरण क्या है इसका कि कपास अगर महंगी हो जाए तो कपड़ा उत्पादन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा है टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी किस तरह से सप्लाई को अफेक्टेड करती है। बेहतर तकनीक आएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है तेज होगा, सप्लाई जो है अधिक होगी। पुरानी तकनीक आएगी तो उत्पादन क्या होगा, धीमा होगा, सप्लाई क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, बेहतर तकनीक आई, उत्पादन जो है तेज हो गया, उत्पादन को बढ़ा देगा, सप्लाई अधिक हो गया। पुरानी तकनीक का उत्पादन धीरे धीरे हो रहा है, जब उत्पादन धीरे धीरे हो रहा है तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा। फिर उदाहरण जैसे नई मशीनें लगने पर ऑटोमोबाइल की सप्लाई जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ऑटोमोबाइल का मतलब यहाँ पर हो जाता है जो कार्स वगैरह है वो सब। फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे जो है इसको अफेक्टेड करती हैं, सरकारी नीतियाँ। देखो टैक्स अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, लागत बढ़ेगा, सप्लाई घट जाएगा। अगर जो है कंपनियों पर या वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दे तो क्या होगा, प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा तो महंगा हो जाएगा सामान, सप्लाई भी क्या होगा, वो कम करेगा, ठीक है सब, क्योंकि सामान वैसे ही महंगा होना है, बनाने में भी महंगा लग रहा है, तो सप्लाई को कम कर देगा प्रोड्यूसर। फिर जब सब्सिडी मिले, मान लो सब्सिडी मिल रहा है कोई चीज़ बनाने पर, तो क्या हुआ, उसको सरकार से पैसा मिल रहा है, सब्सिडी का मतलब होता है कुछ हेल्प मिलना किसी तरह से सरकार की ओर से। तो सब्सिडी मिली तो क्या करेगा, लागत जो है घटेगा, उसका उसका खुद का पैसा थोड़ा कम लगेगा। तो जब खुद का पैसा कम लगेगा तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना देगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएगा तो क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सामान सप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसका उदाहरण देखो कि खाद पर सब्सिडी मिलने से किसान जो है खाद का अधिक उपयोग कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका उदाहरण। अब आगे आते हैं, अब 5वां नंबर। देखो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत जो है वो कैसे जो है ये सप्लाई को प्रभावित करती है। देखो सब्स्टिट्यूट्स इन इन प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में विकल्प। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर दूसरी का क्या होता है, घट जाता है। सब्स्टिट्यूशन उदाहरण के लिए देखो, यदि किसान को गेहूं से अधिक लाभ मिल रहा है तो चावल की सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसको चावल से उतना ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है तो वो उसकी सप्लाई घटा देगा और गेहूं को अधिक से अधिक सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जो है राइस और व्हीट के बीच में जो है एक तरह से क्या चल रहा है, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन चल रहा है। वो राइस को जो है ये घटा देगा और व्हीट को जो है बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि व्हीट पर उसको ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका जो ए था ना, उत्पादन में विकल्प था तो उसने वही चुना जो उससे फायदा होगा, ये समझना है ध्यान से। फिर दूसरा देखो, जॉइंट प्रोडक्ट्स यानी कि सह उत्पाद। ये क्या है, दो वस्तुएं साथ में बनती हैं और एक की सप्लाई बदलने से क्या होता है, दूसरी भी बदलती है। उदाहरण समझो, तेल निकालने पर खली यानी कि ऑयल केक भी बनती है। तेल निकालने पर आप लोगों को पता होगा बहुतों को कि पहले जो है सरसों का जो है खेत लगाया जाता है, फिर सरसों के बीज निकाले जाते हैं, उससे उसको पीसा जाता है, फिर तेल निकलता है। तो जो तेल निकालने के बाद जो पीसा हुआ जो बचता है वो, तो उसको बोलते हैं खली यानी ऑयल केक, ठीक है ना। तो वो भी बनता है। तो दो वस्तुएं साथ में बनती हैं, एक की सप्लाई बदलने से दूसरी भी क्या होती है, बदलती है। फिर आगे देखो, छठा नंबर कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस यानी कि भविष्य की अपेक्षाएं। यदि उत्पादक को भविष्य में अधिक कीमत मिलने की उम्मीद हो, वह अभी जो है क्या करता है, कम बेचता है और वर्तमान सप्लाई क्या होती है, घट जाती है, ठीक है ना। और कीमत गिरने की उम्मीद हो तो अभी क्या करेगा, अभी ज़्यादा बेचेगा, सप्लाई जो है क्या होगा, बढ़ जाएगी। अगर यदि भविष्य में किसी को पता चले कि एक खास प्रोडक्ट का कीमत जो है घटने वाला है तो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को अभी ज़्यादा बेच देगा ताकि बाद में रखा ना रह जाए और बेच भी ना पाए, क्योंकि जो है दाम गिर चुका है। तो सप्लाई बढ़ा देगा। इसका उल्टा यहाँ पर है कि कीमत यदि आगे बढ़ने वाला है तभी वो कम बेचेगा, बचा के रखेगा। जैसे ही कीमत बढ़ेगी वो मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर देगा। फिर इसका उदाहरण समझो कि अगर सोना महंगा होने की संभावना हो तो ज्वेलर्स अभी क्या करते हैं, कम बेचते हैं, ठीक है ना। ये उनका टेक्निक होता है, टैक्टिक होता है बेचने का। फिर नंबर 7, नंबर ऑफ सेलर्स यानी कि विक्रेताओं की संख्या। अब देखो, अगर यदि बाजार में विक्रेता बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बेचने वाले लोग बढ़ गए तो क्या होगा, सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है ना। दुकान ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, सामान की अधिकता हो जाएगी मार्केट में, ऐसे समझो इसको। और जैसे ही विक्रेता कम हुए तो क्या होगी, सप्लाई घटेगी,
ठीक। तो इस तरह से इसने क्या किया, सप्लाई को प्रभावित किया। अब नंबर 8, नेचुरल फैक्टर्स क्या है, प्राकृतिक कारक क्या है सप्लाई को अफेक्ट करने वाले। देखो, अगर अच्छी बारिश हुई है तो कृषि उत्पाद क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो इसलिए क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। यानी कि जो है कृषि उत्पाद बढ़िया होगा क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी। तो क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामान है, कृषि उत्पादन ज़्यादा है, तो वो सप्लाई अपने आप बढ़ा देंगे। फिर सूखा या बाढ़ हो गई तो अब सामान क्या है, कृषि उत्पाद अपने आप कम हो जाएगा, तो क्या होगा, सप्लाई घट जाएगी। ठीक। फिर इसके बाद आते हैं, अब है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि आपूर्ति की लोच, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन ग्राफ्स को ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अभी देखो कि कीमत में परिवर्तन होने पर सप्लाई कितनी बदलती है, ये हमें जानना है। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि मूल्य लोच क्या है। इसका मतलब यही होता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर सप्लाई कितनी बदलती है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि जो मूल्य लोच है वो क्या है, यह मापता है कि कीमत बदलने पर सप्लाई जो है कितना बदलती है। ठीक ना, कीमत बदलने पर सप्लाई कितना बदलती है। जैसे एक मोबाइल की कीमत 10% बढ़ने पर सप्लाई क्या होगा, 20% बढ़ जाएगी। मतलब सप्लाई क्या है, लोचदार है, इलास्टिक है। ठीक ना, तो ये क्या हुआ, गौर से समझो कि मोबाइल की कीमत कितनी बढ़ी, 10%, सप्लाई कितनी बढ़ गई, 20%। तो मतलब क्या हुआ, सप्लाई जो है ज़्यादा लोचदार है। किसकी सप्लाई, मोबाइल की। ठीक ना, तो इसका ज़्यादा इलास्टिक है, ये समझ में आता है। जितना ज़्यादा वो बदलेगा, ठीक ना, कीमत के साथ साथ वो जितना ज़्यादा सप्लाई में बदलाव आएगा, जितना परसेंटेज, उसी को हम लोग इलास्टिक कहेंगे, लोचदार। इन 5 ग्राफों को ध्यान में रखना है, ये जो है और ज़्यादा भी काम आएगा आगे चल के, कि कैसे जो है सप्लाई इलास्टिसिटी कैसे जो है काम आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक ना, पिछले पिछले जितने ग्राफ लगाए हैं वो सब इनके एग्जांपल हैं। पहला वाला देखो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, कीमत में जो है मामूली बदलाव जो आएगा तो सप्लाई क्या होगा, बहुत अधिक बदल जाएगी। ठीक ना, कीमत में मामूली बदलाव है, सप्लाई बहुत अधिक बदल जाती है। तो उदाहरण के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार बाजार जो है, देखो बाजार बहुत ज़्यादा अगर प्रतिस्पर्धी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पादक हो, बहुत ज़्यादा उत्पाद सामान हो, आपूर्ति हो उसकी, तो क्या होगा, एक जरा सा मामूली बदलाव होगा, सप्लाई बहुत अधिक बदल जाएगी। ठीक ना, लोग इधर उधर खरीदना चाहेंगे। फिर दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। देखो, कीमत बदलेगा लेकिन सप्लाई जो है नहीं बदलेगा। उदाहरण के लिए कंसर्ट में 500 ही सीटें हैं, कीमत बढ़ गई या घटे, संख्या जो है नहीं बदलेगी। ठीक ना, सप्लाई 500 ही, 500 आदमी के लिए ही जगह है, तो कीमत बढ़ा दे घटा दे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सप्लाई की कीमत उतनी ही रहेगी। ठीक। अब आगे आते हैं। अब है इलास्टिक सप्लाई। देखो, कीमत थोड़ी सी बदले, सप्लाई क्या होगा, बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, जल्दी उत्पादन क्या होगा, बढ़ सकता है इसका। फिर चौथा है दी इन इलास्टिक सप्लाई, कीमत बदलेगी, सप्लाई थोड़ा बदल जाएगी। उदाहरण के लिए फल या सब्जी उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता, इसका सीजन आएगा या फिर जो है इसको फार्मिंग की जाएगी तभी ये बढ़ाया जा सकेगा। पांचवा है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, कीमत व सप्लाई दोनों जो है समान प्रतिशत से बदलते हो। ठीक ना, और इसको मैंने यहाँ पर जो है ग्राफ में दिखा दिया है। ये हो गया आपका परफेक्टली, फिर दूसरा तीसरा ऐसा करके इन सबको ध्यान में रखना है। चलो, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, टाइम पीरियड, पहला जो है टाइम पीरियड जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करता है। क्या है, शॉर्ट रन में लो इलास्टिसिटी रहती है, लॉन्ग रन में जो है प्रोड्यूसर्स क्या करता है, एडजस्ट करता है, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उदाहरण के लिए फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाने में क्या लगता है, समय लगता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या कर रहा है, सप्लाई इलास्टिसिटी को प्रभावित कर रहा है। सप्लाई इलास्टिसिटी कब होगी, जब कीमत में हेरफेर कर पाएंगे और फिर जो है उसके कारण सप्लाई में हेरफेर होगी, या फिर सप्लाई में हेरफेर करेंगे, कीमत में हेरफेर होगी। तो इस वजह से, क्योंकि फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाने में समय लगता है, तो समय जब ज़्यादा लगेगा तो सामान जो है थोड़ा सा लेट से पहुंचेगा, सप्लाई लेट से होगी, इस वजह से कीमत क्या होगा, कम लोचदार होगी। तो इसलिए जो है बोला गया है कि टाइम पीरियड इसको अफेक्ट करता है। शॉर्ट रन में यानी कि कम समय में ज़्यादा इलास्टिसिटी, कम इलास्टिसिटी रहती है, और ज़्यादा समय प्रोड्यूसर एडजस्ट करता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। दूसरा नंबर है नेचर ऑफ कमोडिटी। अब कमोडिटी यानी कि वस्तु खुद कैसा है। देखो, पेरिशेबल गुड्स इनइलास्टिक रहता है और मैन्युफैक्चर्ड गुड जो है इलास्टिक ज़्यादा होता है। पेरिशेबल गुड्स ऐसे समझ लो कि इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है,
तो और मैन्युफैक्चर गुड जो है वो इलास्टिक होते हैं। ऐसे समझो कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो हो जाएंगे वेजिटेबल्स, ठीक ना। ये या इन इलास्टिक होते हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड इलास्टिक होता है। ये मैंने पढ़ा कि सब्जियों का उत्पादन तुरंत नहीं किया जा सकता है, इस वजह से वो क्या होगा, उसकी सप्लाई जो है इन इलास्टिक रहेगी। फिर तीसरा नंबर अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। देखो, इनपुट आसानी से मिले, सप्लाई क्या होगी, लोचदार होगी, ठीक ना। अगर एक प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारे प्रोडक्ट का जो है लग रहा है, यूज हो रहा है, अगर इनपुट आसानी से मिलने लग जाए तो क्या होगा, सप्लाई आसानी से बढ़ जाएगा। सप्लाई जैसे बढ़ेगी मांग क्या हो जाएगा, तुरंत जो है चेंज होने लग जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, सप्लाई क्या हुई, लोचदार हुई, यानी कि सप्लाई जो है इलास्टिक हुई। चौथा है स्पेयर कैपेसिटी। देखो ये क्या है, फैक्ट्री में खाली क्षमता हो तो सप्लाई क्या होगी, तुरंत बढ़ सकती है, ठीक ना। और इसी को क्या होगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी। फिर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, उत्पादन जो है कारक आसानी से इधर उधर हो, सप्लाई क्या हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसको जो है समरी देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। देखो सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई मतलब है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक अलग अलग दामों पर बेचने को तैयार व सक्षम हो, ठीक। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, कीमत और सप्लाई में जो है सीधा संबंध जब होता है तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स, कीमत, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, कीमत है, इनपुट लागत है, तकनीक है, सरकारी नीतियां हैं, भविष्य की अपेक्षाएं, प्राकृतिक स्थितियां आदि जो है डिटर्मिनेंट्स हैं जो सप्लाई को डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, कीमत बदलने पर सप्लाई जो है कितनी बदलती है, ठीक है। फिर लॉन्ग रन में सप्लाई आमतौर पर क्या होती है, अधिक लोचदार होती है, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको जो है समराइज कर लिया है। चलो अब जो हमारा ये क्लास आज का ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।